हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाकी स्टेजेस के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या थे। मतलब आपको पता है कोई भी रेवोल्यूशन होने के लिए कुछ कॉजेस होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि 1857 का एक रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, जिसको हम 57 की लड़ाई बोलते हैं, राइट। उसका मेन कॉज क्या था? उसका मेन कॉज अगर बात करें, इमीडिएट कॉज की बात करें तो इमीडिएट कॉज था क्या? वो एनफील्ड राइफल। उसी तरीके से और भी कई सारे कॉजेस थे जिसमें आप देखते थे कि ब्रिटिशर्स ने कई सारे लॉज बनाए थे जो हमारे अगेंस्ट थे, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट थे, ठीक है। और भी कई सारे लॉज थे जिसमें वो हम लोग को लगता था कि वो हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर में क्या हो रहा है, ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वो सब चीजें क्या हो गई, ये सब एड ऑन होकर एक रिवोल्ट हो गया। सेम वैसे ही हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कुछ हुआ। फ्रांस में कुछ चीजें हो रही थी जिसकी वजह से वहां पे रेवोल्यूशन शुरू हो गया। तो कॉजेस हम लोग ने पढ़ लिए, जिसमें उन्होंने देखा था 3 स्टेट्स होते हैं, इकोनॉमिकली क्या क्या चीजें प्रॉब्लम थी। आज हम लोग देखेंगे कि भाई आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टेजेस क्या हैं, कैसे क्या क्या चीजें हुई कि वहां पे एक रेवोल्यूशन हो गया, ठीक। फिर आज हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन सिंपल चीज ये है, रेवोल्यूशन एक अपराइजिंग है जिसमें आप किसकी बात करते हो? जिसमें लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं और गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसको रेवोल्यूशन एक तरीके से बोलते हैं, राइट। उसी को रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर आप रेवोल्यूशन से बात करें तो इसका मतलब सिंपल चीज क्या है? चेंज करना, राइट। जो चीज अभी तक चलती आ रही थी उसमें बदलाव करना, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे होगा, राइट। उसको बोलते क्या? रेवोल्यूशन। अब बात करते हैं, हम लोग ने पढ़ा है कि भाई फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी थी, कई सालों तक वही रूल कर रही थी। अब क्या होता है आप देखिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में होता है, बट द थिंग इज दैट आप देखोगे कि जो रेवोल्यूशन है वो सबके लिए अलग अलग चीजों के मायने रखता है। जैसे कि हम बात करें, जब आजादी होती है तो आजादी हमको मिली, तो आजादी हर किसी के लिए अलग टाइप की आजादी होगी, राइट। वुमेन्स के लिए आजादी क्या होगी? उनको अब फ्रीडम है बोलने का, बाहर निकलने का, काम करने का, ठीक है। पीजेंट्स के लिए क्या आजादी होगी? उनको आजादी होगी, जमींदारों से आजादी होगी, ठीक है, लैंडलॉर्ड से आजादी होगी। सिमिलरली यहां पे देखोगे कि डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ग्रुप का मतलब क्या, हर ग्रुप के लिए जो आपका रेवोल्यूशन था उसके अलग मायने थे। जैसे पीजेंट्स जो थे वो क्या चाहते थे? वो फ्यूडलिज्म को और क्रूअल टैक्सेस को खत्म करना चाहते थे। क्या ये फ्यूडलिज्म क्या होता है? फ्यूडलिज्म सिंपल वही चीज है जो हम लोग अपने मूवीज में जमींदारी सिस्टम देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा जमींदार होता है और वो लोगों को अपने यहाँ काम करवाता है, फिर उसके साथ क्या करता है, अगर पैसे नहीं दे पाते हैं वो लोग तो उनके साथ क्या करता है, जबरदस्ती काम करवाएगा, उनकी जमीनें हड़प लेगा। सेम चीज वही है, क्या? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में एक बड़ा लॉर्ड होगा, उसके पास सब लोग आसपास के एरिया के लोग काम करने आएंगे, ठीक। तो वही चीज है क्या? तो वो लोग क्या चाहते थे कि फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया जाए, या ये जो टैक्सेस है उसको भी खत्म कर दिया जाए। तो पीजेंट्स के लिए रेवोल्यूशन का मतलब ये था। अब जो लिबरल्स थे, जो कि नए नए मिडिल क्लास आया था, जो कि एजुकेटेड थे, उनके लिए क्या था? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो कि इक्वालिटी दे और फ्रीडम दे सबको। मतलब जो मिडिल क्लास था, जो लिबरल था, जो चेंज चाहता था, वो क्या चाह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन नया बने और क्या चीजें आए उसमें इक्वालिटी और फ्रीडम दी जाए। सिमिलरली जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि चाहते थे कि भाई रिपब्लिक हो, क्या? फ्रांस, और वहां पे जो मोनार्की है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। मतलब जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, हर किसी के लिए उसके मायने अलग थे, ठीक। फिर बात करते हैं, अब स्टेजेस की बात करें तो हम लोग ने क्या, हम लोग अभी देखेंगे कई स्टेजेस में देखोगे ये रेवोल्यूशन धीरे 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 एक बड़े रेवोल्यूशन में पार्ट लेता है। कैसे? फर्स्ट स्टेज की बात करें तो 1789 की बात है। देखिए 1789 में आप देखते हो कि 1200 डेलीगेट्स को एक स्टेट जनरल के रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए बुलाया गया। कौन बुलाता है? किंग बुलाता है, ऑफ कोर्स। उसमें क्या कहता है कि भाई हर जो हमारे पास जो थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे उसमें से 300 और थर्ड स्टेट से भी 300 लोग आएंगे, या आप समझो कि देवर, ये समझ लीजिए कि 1200 लोगों को जो बुलाया गया उसमें देख लो 300 कौन से लोग थे? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के। थर्ड स्टेट से जो लोग थे वो सिर्फ वो थे जो कि प्रॉस्पेरस थे और एजुकेटेड मेंबर्स थे। मतलब जो पीजेंट हो गए, मतलब फार्मर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, वुमेन्स हो गए, उनको क्या कहा गया? उनको नहीं बुलाया गया इस असेंबली में, ठीक। और किंग ने क्या कर दिया? डिसअलाउ कर दिया थर्ड स्टेट को टू सिट टुगेदर, मतलब कि उनके साथ बैठने के भी अलाउ नहीं किया। मतलब कि आप देख रहे हो कि थर्ड स्टेट के साथ बहुत ही ज्यादती कर रहा था। कौन? लुईस 16। फिर आप देखते हो उसके साथ बैठने भी नहीं दिया, प्लस वोटिंग राइट्स को भी कहा कि भाई वोटिंग भी सब लोग अलग अलग, जो तीनों स्टेट है अलग अलग लेवल पे वोट करेंगे, मतलब तीनों की वोटिंग अलग अलग तरीके से, ठीक। ये समझ लो, ये हो गया। फिर ये जो रिजेक्शन हुआ, जो आप देखते हो कि थर्ड स्टेट को रिजेक्शन मिला, तो वो उसकी वजह से क्या हो गया? उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। फिर आप देखोगे कि भाई थर्ड स्टेट कई सारे रिवोल्ट करता है या एक तरीके से अपना प्रेशर जमाता है, प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से लुईस 16 क्या करता है? डिमांड मान लेता है उनकी, ठीक है। और फिर क्या कहता है? जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में आप बात करोगे क्या कि सेकंड स्टेज में कि क्योंकि लुईस 16 फोर्स हो गया, तो फोर्स की वजह से उसको दबाव बना, तो उसने क्या किया? नेशनल असेंबली बना दी, जो कि एक सक्सेसर होगी किसकी? स्टेट जनरल की। मतलब जो पहले स्टेट जनरल था, ठीक है, जिसके ऊपर अभी आप देख रहे थे लास्ट टाइम 1200 लोगों को बुला के एक डिस्कशन होना था, राइट। बट उसको हटा के क्या बना दिया गया? नेशनल असेंबली, ठीक है। और उसी समय उसने एक और ऑर्डर कर दिया था जिसमें उसने क्या कहा था कि उसने कहा था कि भाई ये ट्रूप्स को पेरिस में मूव करवाइए।
आपको याद होगा आपके चैप्टर की पहली लाइन है कि भाई एक र्यूमर स्प्रेड हो गया था कि भाई किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया है सबको मारो, ऐसा ही कुछ, ठीक है, र्यूमर मतलब अफवाह, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है, द किंग्स एक्शन मेड द पीपल फियर, इससे लोग डर गए कि भाई किंग जो है वो नेशनल असेंबली को क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा और जो उनके गवर्नमेंट में आने के जो भी चांसेस होंगे उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। मतलब ये लोगों को डर फैल गया, ठीक है। तो अब इसके डर से क्या होगा, लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कल को ये ऑर्डर आपको लगे कि जो किंग है, जो हमारे कोई भी हेड है, वो क्या करने वाला है, लोगों के ऊपर गोलियां चलवाने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, लोग फिर रिवोल्ट कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे, भाई इससे पहले वो मारे, हम लोग भी तैयार हैं मारने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही फ्रांस में हुआ। फ्रांस में क्या हुआ, फिर आप देखते हो कि स्टॉर्मिंग ऑफ द बैसाइल, फिर वो लोग क्या करते हैं, बैसाइल को स्टॉर्म गिरा देते जाके, ठीक है। अब देखते हो कि भाई इट वाज व्हेन द अनरूली पेरिस मॉब डिसाइडेड, अब जो पेरिस मॉब था उसने क्या किया कि भाई डर है कि भाई जो किंग है वो हम लोग के ऊपर अटैक करवा सकता है या नेशनल असेंबली को खत्म कर सकता है, तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बैसाइल को क्या किया, तोड़ दिया, प्रिजन ऑफ बैसाइल को तोड़ा, क्योंकि वो सिंबल क्या था, ऑपरेशन एंड डेस्पोटिज्म, मतलब एक तरीके से तानाशाही का वो एक सिंबल था, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट या किंग के खिलाफ बोलते थे उसको इसी जेल भेज देते थे या बंद कर देते थे, तो ये एक तरीके का क्या था, सिंबल था किसका, डेस्पोटिज्म मतलब तानाशाही का, राइट। तो उसको तोड़ दिया गया। वहां से क्या किया गया, वहां के कई सारे गार्ड्स को मार दिया गया, ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छुड़वा दिया गया, ठीक है। और फिर मॉब ने क्या किया, वहां से गोली बारूद और एमिनेशन को भी चुरा लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर भाई किंग ने ऑर्डर दिया है तो अगर उधर से गोली चलेगी तो हमको भी चलानी है, राइट। ये हो गया। अब इसी को हम लोग फ्रांस क्या सेलिब्रेट करता है, बैसाइल डे सेलिब्रेट करता है, जो कि 14 जुलाई को होता है, जैसे कि अमेरिकन सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑन 4 जुलाई, मतलब ऐसा ही। अब फॉल ऑफ बैसाइल ब्रॉट द मासेस टू द फोरफ्रंट, अब जैसे ही ये टूटा, मतलब कि बैसाइल का फोर्ट गिराया गया, किला गिराया गया, ये प्रिजन गिराया गया, ठीक है। अब जो पीजेंट्स हैं, ठीक है, पीजेंट्स क्या हो गए, फोरफ्रंट में आ गए कि अब भाई रिवोल्ट करना है, राइट, अब तो रिवोल्ट करना ही करना है। तो अब देखते हो क्या लिख रहे हो कि पीजेंट्स बिकेम इंपेशेंट, दे टुक पार्ट इन द वायलेंट एक्ट्स, बर्न्ड द चेटॉक्स, ठीक है, पैलेस ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड, मतलब कि उनको लगा कि भाई अब जो जो चीजें सामने आ रही हैं, जो आपको दिख रहा है कि भाई ये फ्यूडल लॉर्ड का घर है, उड़ा दो, ठीक है, ये किंग से रिलेटेड है, जला दो। मतलब जहां पे उसको लग रहा है कि सामने से ये चीजें जो सिंबल्स हैं, जो उसको ऑपरेशन, मतलब कि एक तरीके से जिन्होंने उसके ऊपर तानाशाही की, उनके ऊपर कंट्रोल करने, उनको दबाया, डिस्क्रिमिनेशन किया, ऑप्रेस किया, सप्रेस किया, तो उन सबके साथ क्या करो आप, वायलेंस, ठीक है, वायलेंस शुरू कर दो। इसके बाद देख रहे हो क्या कि भाई रेवोल्यूशनरी इन पेरिस फाउंडेड न्यू सिटी ऑफ गवर्नमेंट इन पेरिस कॉल्ड द कम्यून, मतलब रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, पेरिस में एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा कम्यून, ठीक है। द रेवोल्यूशन स्प्रेड क्विकली थ्रू द फ्रांस एंड एरिस्टोक्रेट्स बिगैन टू फ्ली फ्रॉम द कंट्री, जो हायर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रांस को छोड़ना शुरू कर दिया था। आप देखोगे आगे हमारे उनके किंग भी जो होंगे वो भी फ्रांस को छोड़ने की कोशिश करेंगे, बट बाद में देखते हैं उनको पकड़ के वापस ले आते हैं, ठीक। फोर्थ स्टेज देते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, व्हेन द किंग समन द ट्रूप्स टू फ्राइटन द पेरिस मॉब, ठीक है, जब किंग ने, आप देखते हो कि जो क्या था, अपनी आर्मी थी, आर्मी को क्या किया था, ऑर्डर दिया था क्या करने के लिए, एक तरीके से फ्राइट मतलब डर आने के लिए, किसको, पेरिस के मॉब को। अब उसी समय क्या हो रहा था, क्योंकि भाई फ्रांस में क्या था कि भुखमरी वाली हालत हो गई थी, ठीक, भुखमरी, कुछ नहीं बचा था, क्योंकि किंग इतना टैक्स ले लेता था, लोगों के पास पैसा ही नहीं बच रहा था, राइट। तो हंग्री वुमेन्स इन पेरिस इन्फ्यूरिएटेड बाय द प्राइसेस एंड स्कैरसिटी ऑफ द ब्रेड। अब क्या होता है कि जब भाई ब्रेड के एक तो प्राइसेस, क्योंकि ब्रेड बहुत कम थी और उसका प्राइस बहुत ज्यादा था, तो इसकी वजह से वो क्या, बहुत गुस्सा आ गई थी, जिसकी वजह से आप देखते हो कि वो लोग भी रिवोल्ट में पार्ट ले लेती हैं, कई सारी दुकानों पे लूटिंग शुरू हो जाती है, मतलब वुमेन्स का भी पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखते हो फ्राइटेंड बाय द पीजेंट्स रिवोल्ट द नोबल्स गिव अप देयर डिमांड, बाद में जब डर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पीजेंट्स क्या है, पीजेंट्स जब आप लोग देखते हो इंडियन पॉलिटिक्स में भी कभी कभी बात की जाती है क्या कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, राइट, इसकी बात करते हैं। सेम उसी तरीके से यहां पे आप देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, पीजेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कॉमन सेंस नोबल्स क्या होंगे, डरना शुरू कर जाएंगे, डरना शुरू कर जाएंगे। तो डरे तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने कहा कि भाई ठीक, हम अपने आपकी जो डिमांड्स है वो आपको दे देते हैं। इसमें क्या हो गया, ऑल द फ्यूडल, जितने भी फ्यूडल प्रिविलेजेस थे उनको खत्म कर दिया गया, चाहे वो फ्यूडल ड्यूज हो, ठीक है, पेमेंट्स हो, ठीक है, मेमोरियल कोर्ट्स। और मेमोरियल कोर्ट्स क्या होते हैं, ये वो कोर्ट्स होते हैं जब वहां पे आप देखते हो कि जो लैंडलॉर्ड या फ्यूडल लॉर्ड होता था वो या किंग होता था, वो आसपास के जो एरियाज में छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते, वो मेमोरियल कोर्ट्स होते हैं, ठीक। ये हो गया, ये सब क्या हो गया था, ये सब एबॉलिश कर दिया गया। फिर क्या हुआ, अब दे गेव अप देयर एक्सक्लूसिव राइट्स द हाई पोस्ट ऑफ द मिलिट्री एंड चर्च, मतलब कि और क्या हुआ, जो हाई पोस्ट जैसे मिलिट्री और चर्च में जो हाई पोजीशन थी उन सबको भी गेव अप, मतलब उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। ये भी किया उन्होंने। ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि पीजेंट्स स्ट्रांग हो रहे थे, पीजेंट्स ने अपना एक तरीके से रिवोल्ट स्ट्रांग कर दिया था, ठीक है। फिर बात करते क्या, देयर वाज अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी जो हायर ऑफिसर्स थे, नोबल्स थे, वो सब क्या एकदम खत्म, मतलब सब क्या देश छोड़ के जाने की प्लानिंग में थे, ठीक है, और वो नहीं चाह रहे थे कि अब वो यहां पे रहे।
आप देख रहे हो क्या कि इन द लेट 1718 आप देख रहे हो फ्रेंच चर्च को भी बहुत दिक्कत हुई, फ्रेंच चर्च के साथ भी आप देखते हो उसको भी बहुत सीवियर जो झटका सा लगा। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली में कई सारे लॉस ले आए थे। कैसे? नेशनल असेंबली डिसाइडेड टू कॉन्फिस्केट द इमेंस वेल्थ ऑफ द चर्च, मतलब आपको पता है चर्च ने अब तक जितना टैक्स वैक्स लेके जमीन वमीन लेके अपने पास रखा हुआ था, क्या किया? उसको कॉन्फिस्केट मतलब वापस ले लेगी, जब्त कर लेगी, और पे ऑफ द ह्यूज डेट दैट हैड ब्रॉट फ्रांस इनटू फाइनेंशियल रूइन। आपको पता है फाइनेंस के हमने जब कॉस्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि भाई इकोनॉमिकली भी फ्रांस बहुत ज्यादा वीक हो गया था, वो चाहे वॉर में हो, चाहे वो पैलेस को बचाने के लिए हो या बाकी खर्चे हो। तो आप देख रहे हो कि ये जो पैसा था जो कॉन्फिस्केट किया गया उसका इस्तेमाल किया गया फ्रांस के फाइनेंस को सही करने के लिए। ठीक है, क्लर्जी बिशप्स उनको भी क्या कर दिया गया, भाई आप सब सैलरी लोगे, राइट? इन सबको कहा गया कि सैलरी फिक्स हो जाएगी और कहीं से आप नहीं लोगे। ठीक है, क्लरिक्स वर मेड टू टेक एन ओथ, क्लेरिक्स जो थे उनको कहा गया कि भाई आप गवर्नमेंट के हिसाब से काम करोगे, ऐसी शपथ लीजिए। ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? नए कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसको खत्म करके क्या कर दी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजा के पास सारी पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा तो रहेगा बट उसके पास जो पावर होगी वो कहां से आएगी? कॉन्स्टिट्यूशन से आएगी, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब अंडर द न्यू लॉज अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द लॉज वर मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हिच वाज इलेक्टेड बाय द पेइंग टैक्सेस, मतलब कि आप समझ लो कि जो लोग टैक्स पे कर रहे थे, और स्पेशली ओनली मेल्स, मतलब जो 25 ईयर्स अब मेल होंगे जो टैक्सेस पे कर रहे होंगे यानी प्रॉस्पेरस होंगे, वो वोटिंग पावर्स उनको मिली थी। मतलब सिंपल चीज क्या है कि आप ये देख रहे हो कि खाली उनको वोटिंग पावर मिली जो प्रॉस्पेरस थे, राइट? जिनके पास जमीनें थी, यानी कि इन्होंने सबको वोटिंग राइट नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आपने हमने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज हो गया, फोर्थ स्टेज हो गया, फिर ठीक है अब लास्ट फिफ्थ स्टेज में आप देखोगे कि भाई रीन ऑफ टेरर क्या था और बाकी रिवोल्ट्स क्या थे। ठीक, रॉबेस्पियर क्या था, रॉबेस्पियर ने क्या किया, तो ये सारी चीजें भी आने वाली वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।